जैसे कि वेक्टर के बारे में आप सब पिछले साल ही पढ़ चुके हो। वेक्टर मतलब सदिश राशि। जैसे ये अगर रेखाखंड हम ले रहे हैं ए बी, तो इस ए बी का जो मापांक है वो ए बी की लंबाई को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर इस वेक्टर ए बी में ए और बी की कोई दिशा है तो हम इसे लिखेंगे ए बी। इसको लिखा जाएगा सदिश ए से बी की तरफ एक दिशा है, ए इनिशियल पॉइंट है और बी की तरफ की जा रहा है। अगर मैं ये लिखता हूँ ए बी सदिश का मापांक, तो ए बी सदिश का मापांक है इस ए और बी के बीच की दूरी, यानी ये जो होगा ये कहलाएगा सदिश ए बी का मापांक और ये होगा अदिश। यानी सदिश का जो मापांक है वो अदिश होता है और सदिश का मापांक उस जो ए और बी दो बिंदुओं से मिलकर सदिश बन रहा है उनके बीच की दूरी और सदिश की एक दिशा हो, कोई भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ए बी की दिशा। यानी अब सवाल ये उठता है कि जो सदिश में ये जो बिंदु है ये मुक्त बिंदु है, ये कहीं भी हो सकता है, ये फिक्स बिंदु नहीं, ठीक है। और अगर हम इस बिंदु को फिक्स कर दें और अगर हम इसको कार्तीय तल के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि सारी हम गणित जितनी भी पढ़ रहे हैं अभी तक वो सब कार्तीय तल के अंदर ही पढ़ रहे हैं, और इसमें किसी बिंदु ए के सदिश की बात करें जिसके निर्देशांक x, y, तो बिंदु ए का सदिश हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु ए के सदिश को ज्ञात करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इकाई सदिश, जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। नाम से पता लग रहा है इकाई यानी एक। अगर हम एक वेक्टर लेते हैं ए और एक वेक्टर लेते हैं बी, बिंदु लेते हैं ए और एक ही वेक्टर पर एक दिशा है, उसका इनिशियल पॉइंट ए है और बी की तरफ ये जा रहा है, तो इसका नाम होगा सदिश, जैसे हमने अभी बताया। इसको अगर हम बी ए कहेंगे, बी से ए की तरफ, तो दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलने पर इसका निशान बदल जाएगा। यस, जो दिशा हम मान के चल रहे हैं ए से बी, हम मान के चले धनात्मक है, तो बी से ए ऋणात्मक, और बी से ए धनात्मक मान के चलेंगे ए से बी, यानी एक दिशा को धनात्मक मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः किताबों में एक दिशा को तो धनात्मक मानना ही पड़ेगा, तो हम सीधे हाथ की तरफ जब चलते हैं तो धनात्मक और उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम ए बी का मापांक कहें तो आप समझते हैं कि ये ए बी के बीच की दूरी है, और कभी कभी ए बी के ऊपर कैप नहीं लगा होता, जैसे कैप लगा है ए बी, और अगर कैप नहीं लगा तो आप समझ जाइए ये ए बी का मापांक ही लिखा। अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर ये कैप लगा, एरो लगा, और ये एरो नहीं लगा तो वो चीज़ वेक्टर नहीं होगी, वो एक अदिश राशि होगी, और आप समझेंगे वो ए और बी के बीच की दूरी को नहीं, ठीक है। और ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर तो हमें बता रहा है ना, ए से बी की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो चलते रहो चलते रहो। और अगर मापांक की बात करेंगे तो हम एक निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं कि ए से बी की तरफ तो जा रहा है, ए बी के बीच की दूरी है क्या, तो भाई उसके मापांक से ज्ञात हो जाएगी। एक वेक्टर सी ले लोगे तो वो ए सी हो जाएगा, डी ले लोगे ए डी हो जाएगा, दिशा एक है। अब हमने बात कही थी आपसे इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होगा? तो ये ए बी जो वेक्टर है, अगर इस ए बी वेक्टर को हम इसके मापांक से ही भाग कर दें, ए बी वेक्टर को इसके मापांक से भाग कर दिया, ठीक है, तो एक तरह से आपके पास जो निकल कर आएगा वो इकाई सदिश निकल आएगा। इसे एन कैप से लिखते हैं, या ठीक है, जनरली हम इकाई सदिश के लिए एन कैप। क्लियर हो रही है बात? ये इकाई सदिश हम देख रहे हैं कि जो ए बी सदिश का सदिश था
उसके मापांक से जब हमने किसी सदिश को भाग करा, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ जो ये एन कैप है, इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा, वो जो दूसरा पॉइंट होगा वो वहाँ पे आएगा जिसकी लंबाई 1 होगी। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर एक ऐसा इमेजिनरी बिंदु हम माने डी कि एडी का मापांक 1 आएगा, यानी इकाई आएगा, ठीक है, तो उस वेक्टर का नाम हम एन कैप रखेंगे। चलो सबूत भी दिखा देते हैं। मापांक निकालो जरा इसका, कितना आएगा भाई? ए बी बटे ए बी का मापांक। अब ये हो जाएगा ए बी का मापांक बटे ए बी के मापांक का भी मापांक, यानी ए बी का मापांक बटे ए बी का मापांक कट कटा के। अब क्योंकि ये तो एक राशि आ गई ना, गिनती आ गई है, तो ए और बी के बीच की दूरी तो कोई गिनती होगी, काटोगे तो कितना है? 1। तो जितने भी इकाई सदिश होते हैं, जहाँ तक सवाल क्या है, सवाल ही यहाँ से बनता है, जितने भी इकाई सदिश है उनका मापांक कितना होता है? कोई दिक्कत इसमें? x अब फिक्स कर दिया गया, x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश फिक्स कर दिया। आई क्या होता है? आई उसके ऊपर क्या है? ये क्या होगा? x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, ठीक है, और z अक्ष के अनुदिश के। ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं 3 डायमेंशनल में। चलो पहले 2 डायमेंशनल पे। अगर यहाँ कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक x, ठीक है, तो यहाँ से जब हम ये x है और ये x डैश अक्ष है, ये y और ये y डैश है, यहाँ से यहाँ लंबा है, तो ये दूरी x होगी और ये दूरी ये O है। तो A का स्थिति सदिश, जब भी किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना हो, किसका? बिंदु, क्या निकालना होगा? स्थिति। तो याद रखना उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो मूल बिंदु होगा। भाई जैसे ए से बी था, इनिशियल पॉइंट कौन था इसका? ए था। तो जब किसी, अब यहाँ पर एक तरह से देखें तो बी का हमने निकाला स्थिति सदिश, किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, तो सामान्य वेक्टर रहा ए, ये स्वतंत्र बिंदु था। लेकिन अगर हम जो पहला वाला बिंदु है उसको फिक्स कर दें, एक स्पेशलाइजेशन हो गया ना, फिर तो ये एक विशेष स्थिति आ गई। वो विशेष स्थिति है कि जो मूल बिंदु है वो पहला बिंदु होगा और दूसरा बिंदु वो होगा जिसका स्थिति सदिश हम, तो ओ ए वेक्टर बनेगा। क्यों? ए का स्थिति सदिश जो है वो निकालेंगे, तो स्थिति सदिश का जब मैं प्रयोग करूंगा तो आपके पास जो पहला वाला बिंदु है वो हमेशा क्या होगा? मूल बिंदु होगा। तो वेक्टर का निर्माण कैसे होगा? मूल बिंदु से उस बिंदु को मिला दो और इसके बीच में ये जो रेखा आई है इसकी एक दिशा है आगे की तरफ, ये क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश। क्या नाम होगा इसका? कोई। कैसे निकालेंगे ये अभी बात करें। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई परेशानी? तो ए का स्थिति सदिश हो गया O। अच्छा, यहीं पर कहीं बी होता, एक्स डैश वाई डैश, तो बी का स्थिति सदिश क्या आता? वो आता इसकी दिशा ही, ठीक है। एक ट्रायंगल लॉ है वेक्टर में, एक ट्रायंगल लॉ है। क्या है वो ट्रायंगल लॉ? तो ट्रायंगल लॉ ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक तरफ से शुरू हो, बी ए प्लस ए सी प्लस सी डी, इन तीनों का योग 0 है।
अभी मैं इसमें बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हम क्वेश्चन करने की स्थिति में पहुंच जाएं। ठीक है, कल इसकी हम जो पूरा जो बिल्कुल बेसिक से है चीज़ें वो कल बताएंगे। उसके लिए पूरा समय चाहिए, जैसी घंटी बजे तुरंत आ जाए। तो बी ए प्लस ए सी प्लस सी, इधर से चलना शुरू किया, ये और ये तीनों का योग कितना होता है? ये आप याद कीजिए। ठीक है, इसको हम सिद्ध भी करवा देंगे, आपने करा भी होगा। लामीज थ्योरम वगैरह सब पढ़ी होंगी, 11वीं कक्षा में पूरा वेक्टर पढ़ा होगा। ध्यान है किसी को? एक बच्चे को ध्यान है बस, कोई बात नहीं। बाकी सब कल 11वीं में जितना वेक्टर पढ़ा था वो पढ़ के आए। हम कल फिर डिटेल में आपको और समझाएंगे, तब आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी और आपके दिमाग में प्रश्न भी होंगे कि आपको क्या पूछना है, क्या समझना है। अभी तो बिलोंग क्या है, ठीक है, तो आप कल पढ़ के आए। आगे अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ए से बी, और इसमें ट्रायंगल लॉ लगा दूं, लगा सकता हूं, क्या बनेगा? ओ ए प्लस ए बी प्लस बराबर 0। कोई समस्या? ठीक है, ओ ए प्लस ए बी माइनस ओ बी लिख सकते हैं इसे, अभी तो बताया, क्योंकि ओ बी जो है वो माइनस बी ओ के बराबर होगा अगर आप दिशा बदल देंगे। हाँ बताया था शायद कहीं, दिशा बदल देंगे तो बदल जाएगा। अब ए बी का मान निकालना, ओ बी माइनस, एक तरह से आप अगर ध्यान से देखें तो दो बिंदुओं से अगर हम किसी सदिश का निर्माण कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? दो बिंदुओं से अगर हम सदिश का निर्माण कर रहे हैं तो उस सदिश का जो मान आता है, तो अगर हम ए बी लिखेंगे तो जो बाद में लिखा है उसका स्थिति सदिश माइनस जो पहले लिखा है, अगर हम बी ए का निर्माण करेंगे तो माइनस ओ, अगर पी क्यू का निर्माण करेंगे ओ क्यू माइनस। क्लियर है? तो दो बिंदुओं से जब भी किसी स्थिर सदिश का, नहीं स्थिर सदिश कहाँ होगी है ना, किसी वेक्टर का सदिश का हम निर्माण करेंगे तो वो निकल कर आएगा, जो बाद वाला बिंदु है उसका स्थिर सदिश माइनस जो पहले वाला बिंदु है उसका स्थिर सदिश। कुछ किताबों में स्थिर सदिश के लिए लिखा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो कुछ में शॉर्ट में लिखा होता है। तो ये सब भाषाएं भी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग किताबें पढ़ोगे उनमें अलग अलग तरह से चीज़ों को लिखा होता है। तो पी वी कहीं लिखा है, एग्जाम में पी वी लिख के आ जाए तो पी वी का मतलब है पोजीशन, और पोजीशन वेक्टर का मतलब है। क्लियर हो गई बात? अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे बात करते हैं। किसी वेक्टर का दो भागों में बढ़ना, ये घर्षण में पढ़ा हुआ, घर्षण तो पढ़ लिया, कोर्स में था, ध्यान है कोर्स में था। कितने बच्चों ने पढ़ा? 1 2 3, चलो हाथ नीचे करो। तो घर्षण वाला पार्ट जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें सदिश का वियोजन किया होगा, है ना, और वो सदिश का वियोजन जो था वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुरूप किया जाता था। एक थीटा होता था, एक है ना, तो वो जो मान लो एफ वेक्टर है, थीटा कोण पे चल रहा है, तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा बराबर एम जी हो जाता था। तो ध्यान आ रहा है? और अगर उसमें प्रतिक्रिया लग रही है तो और वेट लग रहा है तो एफ माइनस एम जी बराबर 0, है ना, 0 एफ कॉस थीटा वगैरह कुछ ऐसा आ जाता था, या जो भी आता था। चलो वो तुमने देखा होगा अपना, उधर नहीं जाएंगे। बहरहाल मैं आपको रिकॉल करवा रहा था कि आपने ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ रखी हैं। हम थोड़ा सा और इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम एक वेक्टर का वियोजन करें। सदिश का, क्योंकि आप 11वीं कक्षा में किताब सभी के पास है, तो मैं डिटेल लिखवाने में समय खराब नहीं करूँगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप डिटेल अपनी किताब से ही सब नोट कर लीजिए। सदिश का वियोजन कैसे? अगर ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x, y,
है ना। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, ये x होगा और ये अगर यहाँ लंब डाल देंगे तो ये y, ये इसमें कोई दिक्कत? तो हम यह देख रहे हैं, हमने अभी अभी आपको बताया कि कोई x अक्ष के अदिश में इकाई सदिश जो होगा वो I, और y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कितना होगा? तो अगर यहाँ पर इकाई सदिश मान लीजिए d था, इकाई सदिश का काम क्या है उसे हम समझने की कोशिश करें। अगर ये लंबाई 5 इकाई है यहाँ से और इकाई सदिश है हमारे पास AD, तो इकाई सदिश को अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो AB वेक्टर का निर्माण होगा। यहाँ पर एक बिंदु है, मान लीजिए C, यहाँ से इसकी दूरी A से जो है वो 7 है, तो इस वेक्टर का अगर निर्माण करना है मुझे AC का, तो मैं 7 की गुणा इस दिशा के अनुदिश जो भी इकाई सदिश है, उस इकाई सदिश को मैं जितने अदिश से गुणा करूंगा उतनी लंबाई का वेक्टर, उतनी लंबाई का सदिश मेरे पास आ जाए। यही इकाई सदिश का काम। इकाई सदिश में दो चीजें होंगी, एक तो दिशा, वेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण दिशा है कि किस दिशा में वेक्टर निकालें, एक उसका मापांक। तो इकाई सदिश का मापांक तो एक होता है, यानी हमारे पास दिशा है सीधे, और एक से जितनी गुणा करते जाएंगे उतनी लंबाई का वेक्टर हमारे पास प्राप्त होता चलेगा। यही हमारा इकाई सदिश का काम है। और हमें मालूम है कि I जो है वो इकाई सदिश है किसकी दिशा में? धनात्मक x अक्ष की दिशा में। तो अगर इस बिंदु में मैंने देखा x अक्ष पर इस बिंदु का प्रभाव कितना है, कितना मापांक है? x। तो अगर मैं x की गुणा I से कर दूं तो x अक्ष पर जो इसका प्रक्षेप आ रहा है, ये मैं कल समझाऊंगा, x अक्ष पर इस वेक्टर OA का जो प्रक्षेप आ रहा है उसकी लंबाई कितनी है? x है। तो अगर मैं यहाँ तक का OM वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो वो OM वेक्टर कितना हो जाएगा? x गुणा, क्लियर है? और y अक्ष की तरफ जो इसका प्रभाव आ रहा है वो हो जाएगा j कैप गुणा y, और इसका जो वियोजन मैंने x अक्ष और y अक्ष पर किया इस OA का, ठीक है, यानी x अक्ष की दिशा में ये xi है और y अक्ष की दिशा में ये yi है। पता कहाँ चल रहा है? इस बिंदु के निर्देशांक से पता लगा। और बिंदु का निर्देशांक मेरे पास किसके सापेक्ष आ रहा है? O के सापेक्ष आ रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने निर्माण कर दिया। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अब हमारे पास एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B। अब हमें निर्माण करना है किसका? AB का। क्लियर है बात? तो AB का अगर हम निर्माण करेंगे तो AB का x अक्ष पर और AB का कहाँ पर? y अक्ष पर कितना वियोजन आ रहा है AB को। अब उसके लिए क्या करेंगे? हम x अक्ष के समांतर रेखा यहाँ से बना देंगे और y अक्ष के समांतर रेखा यहाँ बना देंगे। तो आपका इतना ही तो वियोजन आया इसका x अक्ष पर, और y अक्ष पर कितना आया? इतना है। तो अगर इसका निर्देशांक मैं x1, y1 मान लूँ, A का निर्देशांक कितना मान लिया? x1, और B का निर्देशांक मान लिया मैंने x2, y2। तो ये दूरी x1 होगी और ये दूरी x2। ये कितनी होगी? x2 माइनस x1 x अक्ष की दिशा में प्लस y2 माइनस y1 y। ये हमने वेक्टर का वियोजन कर लिया, और x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग और x2 माइनस x1 और y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग। कोई समस्या है इसमें? ठीक है। वैसे भी इतनी गहराई से नहीं, अपने इंटर के क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे कि भाई बिंदु दिया है, अब रटाते कैसे हैं। एक बिंदु दिया 2,3, बताओ बेटा वेक्टर कैसे बनेगा? पहले वाले को i से गुणा कर दो, बाद वाले को j से गुणा कर दो, दोनों को जोड़ दो, 2x प्लस 2y। बच्चे को वेक्टर आ गया। वो बच्चे से कहा दो बिंदु दे रखे हो तो x में से x वाले को घटाओ,
आई से गुणा करो प्लस वाई को वाई वाले से घटाओ जी से गुणा करो। पहले किसे घटाएंगे बेटा, जो बाद में लिखा है ए भी लिखा है तो बी के निर्देशांक में से ए का निर्देशांक घटाएंगे, एक्स आई से गुणा और जे के वाई के निर्देशांक में से वाई घटाएंगे जे से गुणा। तो इतना सब जो हमने समझाया था वो सब खत्म हो गया। कौन सी चीज़ समझ में आई जो डायरेक्ट बताई। अब इतनी सब बातों को मैं छोटे से समझाऊंगा। मैं यही तो कहूँगा बेटा, अगर बिंदु ए दे रखा हो उसके निर्देशांक 2,3 हो तो इसका जो स्थिति सदिश आएगा मूल बिंदु के सापेक्ष वो आएगा 2i + 3j, ठीक है, जिसमें x का कैरो से वियोजित भाग ये है और y x कैरो से वियोजित भाग ये है। और मान लो 3 होते, a के निर्देशांक होते 2, 3, 4 और o के सापेक्ष निर्माण करते तो 2i + 3j + 40 के पे कैप लगाएंगे। और 2 बिंदु होते तो मान लो b बिंदु भी दिया है 1, 1, तो अगर हम ए भी निकालते 4, 4, 5 ए भी निकालते तो कितना आता, बी के निर्देशांक में से ये घटाओ 4 - 2i + 4 - 3 1j + 5 - 4 हो गया। अब सवाल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरी किताब में जितनी थ्योरी दे रखी है, जो भी चीज़ लिखी है उसकी गहराई में जाइए कि बिंदु से जब वेक्टर का निर्माण हुआ तो क्यों हुआ, इकाई सदिश है तो उसका क्या मतलब है। मैं तुम्हें यहाँ से बताता, मैं कहता भाई एक वेक्टर ए है, इसका मापांक 1 पर ये डंडे लगा दो तो मापांक आ गया। और अगर किसी वेक्टर को उसके मापांक से भाग कर दें तो इकाई सदिश आ जाता है। इकाई सदिश निकालने के लिए वेक्टर को मापांक से भाग कर दो। अब तुम्हारे दिमाग में इकाई सदिश का आइडिया ही नहीं है। इकाई सदिश होता क्या है, उससे किसी संख्या से गुणा करें तो निर्माण नए वेक्टर का होता है, वो किस तरह का, ज्यामिति से चित्र से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये इतनी महत्वपूर्ण ब्रांच है, इतनी महत्वपूर्ण ब्रांच है कि आप इंजीनियरिंग करोगे या नहीं करोगे वो वेक्टर डिसाइड करेगा। कैलकुलस बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो तो होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो है वेक्टर। तो कोई भी चीज़ जब आप पढ़ोगे इसका, आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपको समझाया होगा कि दो फोर्स अगर एक जगह काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव उन दोनों के लंबवत है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि उससे प्रभाव जो आता है वो दोनों के लंबवत आता है। ए क्रॉस बी याद होगा, ए बी साइन आदि बात बताइए, इसका मतलब कंसेप्ट ठीक है। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा नहीं होता, ए क्रॉस बी होता है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन कैप। और एन कैप नहीं बताया तो बात ही खत्म हो गई, फिर सवाल करेंगे है ना। चलो वो बाद में बात करो, अभी आप इतना नोट करो।